सभी को नमस्ते। मैं रविंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि वीडियो संदेश आ रहे हैं आप लोगों के, और इसी क्रम में मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ एजुकेशन पे बात करने के लिए। कैसे भारतीय शिक्षा का कैसे विकास हुआ और इसके क्या क्या सोपान रहे। छोटा सा हल्का सा ये बात होगी, थोड़ी थोड़ी बातें होंगी, और उसके बाद दो भाग में ये बात होगी। पहले तो ये होगा कि कैसे डेवलप हुआ, भारतीय शिक्षा का विकास कैसे हुआ। उसके बाद जो है एक पार्ट ये रहेगा कि हम बच्चों के शिक्षण में कैसे सहयोग करें। तो मैं शुरू करता हूँ अंग्रेज़ों से, चूँकि जब हम भारतीय शिक्षा की बात करेंगे तो प्राचीन शिक्षा के बाद कुछ नूतनता या झलकती है तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में। हालांकि बहुत उनका क्लियर मोटिव नहीं था कि भारतीयों को शिक्षा दिया ही जाए या उनको शिक्षित किया जाए, लेकिन चूँकि वहाँ से वो आए 1857 के प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी जो है यहाँ के शासन में हस्तक्षेप कर दी। अब वो केवल व्यापार करने के लिए नहीं रह गई, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो एक बड़ा भूभाग जो है बंगाल का और अन्य इलाके जो है इनके कब्जे में आ गए। तो ये धीरे धीरे इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो शुरू में तो इनको समझ भी नहीं आया, तो जो शिक्षा चल रही थी उसी को थोड़ा सा सुधार किया। 1781 में इन्होंने कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना की, जिसमें आप नाम से मदरसा लगा है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें मुस्लिम वर्ग के लिए, जो मुस्लिम का उच्च तबका था, जो पढ़ने लिखने वाला तबका था, उनके लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें जो है जाहिर सी बात है अरबी फ़ारसी की पढ़ाई होती थी, और जब इन्होंने सत्ता जो है हस्तगत की थी तब ज़रूरत भी थी, राजकाज की भाषा अरबी फ़ारसी थी। और फिर इन्होंने चूँकि मुस्लिम के लिए विद्यालय खुल गया तो चूँकि बहुलता हिंदू आबादी की थी, तो इन्होंने हिंदू के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1792 ईस्वी में की, जिसमें इसमें भी उच्च वर्ग जो है वो अध्ययन कर सके। तो ऐसे ही इन्होंने शिक्षण में हस्तक्षेप किया। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1813 आया, चार्टर एक्ट 1813 में ये व्यवस्था की गई कि शिक्षा और पुस्तकालय के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। चार्टर एक्ट जो है ऐसा प्रावधान किया। उन 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपया आज मतलब छोटी राशि आपको लग सकती है, लेकिन उस समय उसका कीमत था और एक प्रयोग था। ये चार्टर एक्ट चल रहा था, तो उसी में 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक आता है। आप जानते हैं कि भारतीय समाज सुधार में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1828 में ये आता है, तो इसने चार्टर एक्ट में एक संशोधन कर देता है। संशोधन ये होता है कि चार्टर एक्ट में एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो जब सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो गई तो चूँकि अपना देश जो है जात प्रधान रहा है, तो इसमें लोगों को बड़ी समस्याएं होने लगें कि अरे यार, अब तो ये जो है मतलब जो उनको नहीं पढ़ना है वो भी हमारे साथ बैठेंगे पढ़ेंगे। कुछ ऐसी मानसिकता रही, लोगों को ये बड़ा बुरा लगा। इसके विरोध भी हुए। तो फिर अंग्रेज़ों ने जो है कई बार ऐसा किया कि जो है कई राज्यों में ऐसा किया कि अलग अलग जातियों के लिए मतलब कुछ यहाँ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये चीज़ें मतलब कुछ दिन ऐसा चलता रहा। और प्रशासन आगे बढ़ चुका था 1828 तक, तो इनको जो है अंग्रेजी राजकाज प्रशासन चलाने के लिए अपने यहाँ से बुलाना पड़ता था। तो वो बहुत खर्चीले पड़ते थे, जो भी अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स आते थे। तो इनकी एक ये भी आवश्यकता थी कहीं न कहीं कि जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक जैसे उदारमना लोग तो थे ही, जो चाहते थे कि इसमें सुधार हो। और इसी में बीच में एक आता है चार्ल्स ग्रांट, वो भी रिकमेंड करता है कि जो है भाई जो है ईसाई मिशनरियों को भी शिक्षण के कार्य में मानव सेवा में उतरने दिया जाए। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मुख्यतः इनका धर्म प्रचार था, लेकिन शिक्षा के माध्यम से ये आ रहे थे, इनको स्वीकृति मिल गई। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और ये जो है एजुकेशन और अन्य सामाजिक सुधारों पे काफ़ी राजा राम मोहन राय के साथ मिलके सती प्रथा और ठगों का अंत जैसे कई जो है
पुरानी प्रथाओं का अंत किया। 1835 में मैकाले आता है, मैकाले मिनट से लेके, जिसका पूरा ध्यान रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कि अंग्रेज़ी शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और भारतीयों को मानस रूप से अंग्रेज़ बना दिया जाए और पूरा जोर रहे कि ये तन मन से इंडियन न रह जाए, भारतीय न रह जाए, ये अंग्रेज़ रह जाएं। हालांकि मैकाले जब से दलित डिस्कोर्स आया है तब से मैकाले की शिक्षा पे बहुत सारे तर्क, नए नए तथ्य हैं, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, वो काफ़ी विवाद हो जाएगा, वो बहुत विवादित है। तो मसीहाई जैसा व्यक्तित्व मतलब है और मैं नहीं चाहता हूं कि जो है इन सब चीज़ों में पड़ा जाए। वीडियो संदेश भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिस तरह से बातचीत हो रही मुझे लगता है कि तो 20 मिनट चला जाएगा। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार चल ही रहा था और सुधार हो रहा था। तो उसके बाद 1864 में जो है वुड डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसने बहुत सारे उपबंध किए, हर विद्यालय में जो है, हर ज़िले में विद्यालय खोले जाएं और सबके लिए शिक्षा की बात तो थी ही। और एक चीज़ मैं और जोड़ दूंगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना था ना, उस पर भी मतलब ये विलियम बेंटिंग का था कि जो है कि जो उस पर प्रतिबंध प्रेस पे लगा है उसको हटा दिया जाए, लेकिन वो काम मेटकाफ के समय में हो पाता है। फिर मैं आ रहा हूँ अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा मैकाले जो है काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन जब वुड डिस्पैच आया तो एंग्लो इंडियन मतलब अंग्रेजी और पाश्चात्य और जो है इंडियन कल्चर को, इंडियन की जो शिक्षा है उसको मिला के मतलब शिक्षा बनाने की, वर्नाकुलर जिसे कहते हैं कि मतलब यहाँ की देसी भाषाओं में भी शिक्षा दिया जाएगा, और उसने इसका उपबंध किया। हर ज़िले में एक स्कूल रहेंगे, सबके लिए शिक्षा प्रदान की जाएगी। और वो डिस्पैच ने प्रावधान किया कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय खुलेंगे 1857 में। और उसने ये भी जोड़ा कि जो प्राइवेट विद्यालय चला रहे हैं लोग, जो उनके लिए अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जो है हंटर कमीशन आता है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आती है, और 1920 में जो है जब एजुकेशन सब चलता रहता है तो शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। तो शिक्षकों के लिए 1920 के आसपास नॉर्मल कॉलेज की स्थापना होती है। हर ज़िले में लगभग नॉर्मल कॉलेज बन गए, पुराने ज़िले में। अब नए में आप खोजेंगे तो हो सकता है न मिले, लेकिन पुराने ज़िलों में अभी भी नॉर्मल कॉलेज हैं जहाँ शिक्षक का प्रशिक्षण किया जाता है। और जब ये सब चलता रहा और देश आज़ाद होने को आ गया, आज़ाद होने को आया तो फिर यहाँ संकट उत्पन्न हो गया कि कैसे जो है राजकाज चलेगा। तो राजकाज ब्यूरोक्रेट्स के लिए और प्रशासकों के लिए पूरी मशीनरी चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है प्राथमिक शिक्षा पे कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा जैसे है उसी हालत में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रशासकों की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होता है 1948 में, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे शिक्षा के प्रावधान किए जाते हैं, खास करके उच्च शिक्षा पे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उच्च शिक्षा, जाहिर सी बात है कि बैक नहीं रहेगा, तो कहीं न कहीं जो उच्च वर्ग की ब्यूरोक्रेसी में जो मतलब वो हावी हैं, तो कहीं न कहीं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा पे जो सुधार किया गया वो एक जो है बाइस्ड होने का एक जो है, मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, अब न ध्यान चाहें तो न ध्यान दें, कि कहीं न कहीं जो है इसका भी योगदान रहा है। मेरा दिमाग ये कहता है, अन्य गठजोड़ों के बावजूद, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए 9 से 12 के लिए आप जानते हैं, इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए 1964 में मुदालियर आयोग का गठन किया जाता है। मुदालियर आयोग जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए अपनी रिकमेंडेशन देता है और राज्यों को कहता है कि बहुत सारे आप जो है व्यवस्था करिए। सबसे बड़ा जो माइलस्टोन होता है, जिसमें मुख्यतः बेसिक एजुकेशन पे कहा जाता है कि ये कोठारी कमीशन जो 1968 में आता है कि ये बेसिक एजुकेशन की बुनियाद है, लेकिन ये दरअसल भारतीय शिक्षा नीति की बुनियाद है। ये नए तरह का समझिए कि आज़ाद भारत का ये मैग्ना कार्टा है।
उसमें राज्यों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत सारे जो है प्रबंध किए। और चूँकि 1976 में जो है, 76 के पहले जो है जो एजुकेशन होता था स्टेट का विषय सब्जेक्ट हुआ करता था। समवर्ती सूची में 1976 में ये आया, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। और ये त्रिभाषा सूत्र, मतलब एक स्थानीय भाषा, एक विदेशी भाषा और एक जो हमारी जो है राजकीय भाषा है उसकी पढ़ाई होगी। त्रिभाषा सूत्र दिया, सबके लिए शिक्षा दिया। और आगे चल के उसका ही रिकमेंडेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करना। तो कोठारी कमीशन है, उसी के रिकमेंडेशन को लेकर भारत में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है। उसमें व्यापक रूप से कैसे विद्यालय चलेंगे, क्या होगा, कैसे क्या किया जाएगा, उस पर उसका पूरा खाका उसमें मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे संशोधन होता है। इसमें जो मुख्य धारा के लोग छूटे हुए हैं, स्त्री शिक्षा पे ध्यान, कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना, नवोदय विद्यालयों की स्थापना, और जो है ये आगे बढ़ते बढ़ते आरटी का रूप लेने लगता है। आरटी 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा राज्य की एकदम जिम्मेदारी रहेगी। और जो है जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें 25% सीटें आरटी एक्ट के तहत भरी जाएंगी। थोड़ी सी बात कर ली जाए महिला शिक्षा पे। ये बहुत ज़रूरी है महिला शिक्षा पे बात करना। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति जानना चाहते हैं तो उस राष्ट्र के हालात को देख सकते हैं। और इसी से अंबेडकर का कथन ये था कि किसी समुदाय की आप जो है बेहतरी जानना चाहते हैं कि उस समुदाय में क्या है, तो वहाँ महिलाओं की शिक्षा पे नज़र डालिए। तो अंग्रेज जब एजुकेशन में सुधार किए तो स्त्रियों के लिए शिक्षा की बात हुई। आंग्ल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की पहली स्थापना 1831 में दक्षिण भारत में होती है, तिरुनवली में। और 1840 में स्कॉटिश सोसाइटी जो है 6 लड़कियों के लिए स्कूल खोलता है। उसके बाद आता है 1840 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का विद्यालय। फातिमा शेख के साथ मिलके विद्यालय चलाती हैं सावित्रीबाई फूले। और आप जान रहे हैं कि महिला शिक्षा पे जब कोई बात हुई हालांकि बातें तो सती प्रथा और एजुकेशन को लिए भी बड़ी होती रही कि अरे भाई ये सभी लोग कैसे पढ़ सकते हैं और ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा विश्वास था लोगों को कि सबके लिए शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो बहुत बवाल हुआ। तो जब सावित्रीबाई फूले, आप लोग सुन चुके होंगे कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर और टमाटर फेंके जाते थे, मतलब उनको अपमानित करने का प्रयास किया जाता था। वो अपने बैग लेके, झोला लेके चलती थी जिसमें 2 साड़ी रखती थी कि एक जो है रास्ते में पत्थर और गोबर खाने, मतलब जो फेंकने वालों के लिए, और एक जो है स्कूल में पढ़ाने के लिए। इन लोगों ने काफ़ी जो है महिला शिक्षा में खास करके माइलस्टोन रहा, काफ़ी इनका योगदान। अब लगभग एक पार्ट मैंने बोल दिया जल्दी में, मैं देख रहा हूँ 13-14 मिनट हो गए इसी में। अब मुझे जल्दी से समेटना है। अभी तो ये भी नहीं पता है कि कितने MB का वीडियो फेसबुक या फिर मतलब यूट्यूब पे अपलोड होता है। मैं बिल्कुल नया हूँ इस मामले में। और ये मेरे बाल जो देख रहे हैं, मैं लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ। आप लोग भी कर रहे होंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन, शारीरिक दूरी का। ये मैंने हाथ से ही काटा है, अपने हाथ से काट लिया। कुछ जो है बचा रहा, भाई काटा, कुछ मैडम काटी, तो थोड़ा बहुत बराबर हो गया। बड़ा तिरछा मिर्चा था। और उसके बाद जो है उसी मशीन से ये बना लिया। तो आप लोग भी इस न दिखने वाले जो है बीमारी से, महामारी से बिल्कुल बच के रहिए और शारीरिक दूरी का बिल्कुल पालन करिए। अब मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि शिक्षा की ज़रूरत क्या है, क्यों शिक्षा पे इतना लोग जोर देते हैं या लोगों का इतना ध्यान क्यों रहा है। तो कुछ टिप मैं ले लेता हूँ। प्लेटो कहता है कि अशिक्षा समस्त विपत्तियों का मूल है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। ये प्लेटो का कथन है। हालांकि प्लेटो ने कवियों के बारे में बहुत कुछ अच्छा नहीं कहा है, और संजोग से मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो बहुत सारी चीज़ें
उसकी अच्छा नहीं रहती हो तो टोकरी भर मिट्टी बराबर समझता है, अनुपयोगी मानता है। लेकिन ये उसने कहा और उसमें नहीं जाऊंगा, उसके अपने कारण रहे होंगे। और आप सुने होंगे कि पश्चिम की जो अवधारणा है कि द नॉलेज इज़ पावर, शिक्षा ही शक्ति है। फ्रांसिस बेकन या जो है मिसाइल फूको, दोनों लगभग यही बात कहते हैं, फ्रांसिस बेकन और मिसाइल फूको। भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन ही था कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा दहाड़ेगा। और उनके जो त्रिसूत्र थे, शिक्षित हो, संगठन बनाओ और संघर्ष करो, तो जाहिर सी बात है तीनों में पहला काम ये था कि आप पहले शिक्षित हो। आगे नहीं जाऊंगा मैं। और पता नहीं डॉक्टर अंबेडकर का ही कथन है या किसी समाज वैज्ञानिक का ये कथन है कि यदि आपके पास 2 रुपए हों तो 1 रुपए की आप रोटी खरीदिए और 1 रुपए से किताब खरीदिए। ये महत्वपूर्ण बात है। और एक टिप और मैं लेना चाहता हूँ जो मुझे याद आ रहा है, राम मनोहर लोहिया। उन्होंने कहा कि भारत में यदि सफल होना है तो 3 चीज़ों में से 2 चीज़ होनी चाहिए। वो 3 चीज़ क्या थी? उन्होंने कहा कि यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास धन है, आप उच्च जात के हैं, मतलब ये 3 चीज़ है। या तो आपके पास 3 चीज़ों में से उच्च जात, ज्ञान और धन में से 2 चीज़ आपके पास होना जरूरी है। मतलब ये कि आप उच्च जात के हैं, ज्ञान है, तो आपका काम चल जाएगा, आप सफल हो जाएंगे। आप उच्च जात के नहीं हैं तो ज्ञान और धन चाहिए। आसपास ज्ञान नहीं है तो धन और उच्च जाति, ये उनका कथन है। इस पर मैं जाऊंगा नहीं डिटेल में। तो कहीं न कहीं वो ज्ञान को, शिक्षा को, ज्ञान बराबर शिक्षा नहीं होता है, लेकिन चूंकि जब हम शिक्षित होते हैं, विचारों में जब टकराहट होती है, मेरे अनुभव, अपने अनुभव के हिसाब से आदमी ज्ञानी हो जाता है। केवल रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। और ज्ञान और शिक्षित होना और ज्ञानी होने में ये थोड़ा सा अंतर है। तो मतलब शिक्षा वो हथियार है कि हम अपने को बिल्कुल बदल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम बदलाव ला सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये होती है, लोगों को ये लगता है यार पढ़ लिख के होगा क्या, लोग जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फला ये हो गया, ढिमका ये हो गया, इसका नहीं हो रहा है, वो नहीं हो। ये नकारात्मक बातें हैं। मैं भी जब पढ़ रहा था तो कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं था, न तो कोई जानकारी थी। घर में कोई उस तरह का ग्रेजुएट भी नहीं था। कक्षा 8 तक की पढ़ाई थी पिताजी की। भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब की वही स्थिति थी, वो भी 8वीं पास थे। तो ऐसे पढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, पढ़ते रहे, तो फिर धीरे धीरे रास्ते बन जाते हैं, बनते गए रास्ते। मुझे भी नहीं लगा कि मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, क्या करूंगा, लेकिन पढ़ लिया और मैंने डॉक्टरेट कर ली और दिल्ली विश्वविद्यालय से कर ली। कुछ ऐसा संयोग रहा। तो ये नकारात्मक बातें हैं। शिक्षा मतलब नौकरी नहीं, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि जिसके घर एजुकेशन है, कम से कम जो प्रशासनिक अन्य जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें आती हैं जीवन यापन में, जो तरह तरह के ठग हैं समाज में, जो मूर्ख बनाने वाले लोग हैं, उससे आप सचेत रह सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। कई बार आप सुनते होंगे, देखे भी होंगे, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, धनाढ्य हैं, लेकिन उनकी सामाजिक बौद्धिक स्थिति ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं मानते हैं, या फिर रहन सहन ऐसा नहीं लगता है। इस नज़रिए से भी बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन जो है सब लोग प्राप्त। अब बात ये आती है कि कैसे जो है इसमें क्या हम लोग करें, कैसे करें कि अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दें। ये सबके सामने ये समस्या है, लेकिन समस्याएं अनंत हैं। जैसे हम अपने खेतों में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सींचते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये फल होगा, कुछ फल देगा, कुछ पेट के लिए, कुछ आर्थिक उन्नति के लिए होगा। लेकिन उसके बाद भी हम डिपेंड रहते हैं मौसम पे। मौसम नहीं चाहेगा तो कुछ मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। या फिर हम बकरियों को खिलाते हैं, या फिर अपने पशुओं को चारा डालते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं,
इतना काम करते हैं और इस उम्मीद से जो है कि इससे मुझे लाभ होगा, कुछ न कुछ आर्थिक लाभ होगा या कुछ हमें बेहतर जीवन जीने में ये लाभ करेगा। लोग खूब मेहनत करते हैं। वहीं बच्चे हैं घूम रहे हैं, कई बार तो जो है बच्चे बिना नहाए आते हैं। मैं सरकारी स्कूल का अध्यापक भी हूँ, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हूँ। तो लोग बच्चे वैसे भेज देंगे, बच्चे नहाए नहीं रहेंगे और उनके जो है बाल नहीं साफ़ रहेंगे और कपड़े नहीं साफ़ रहेंगे, गंदे रहेंगे। और जब पूछा जाता है तो बच्चे बताते हैं कि मतलब कभी बकरी चरा रहे थे तो कभी ड्रेस गंदा रहता है, कभी ये कर रहे थे। और ये चुनौतियां तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे आप अपनी बकरियों को या अपने पशुओं को, मवेशियों की सेवा करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, उस पर विशेष ध्यान देते हैं, तो बच्चों पे भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। आप उसका आधा भी ध्यान देंगे, बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, उनको नहलाना धुलाना, उनके नाश्ते का प्रबंध करना, और स्कूल दूर है तो स्कूल तक छोड़ना, इससे बच्चे को लगाव रहेगा और बच्चे को एक जिम्मेदारी जैसा माहौल मिलेगा कि हमें भी कुछ पढ़ना चाहिए। अब हम ऑफिस निकलते हैं, अपने जूते ठीक करते हैं, बाल ठीक करते हैं, कॉलर ठीक करते हैं, कितना समय लगता है कि एक बार कॉपी पलट लो, उलट के देख लो मास्टर क्या किया है, सही है गलत है, कैसे क्या हुआ है। बच्चा पढ़ेगा, रास्ता बन जाएगा। ये मैं मानता हूँ, ये मैं खुद उसका गवाह हूँ। इसमें कोई मतलब बाहर नहीं जाना है, मैं खुद गवाह हूँ। और मेरे साथ भी कई मित्र थे, तब हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग सर्विस पा जाएंगे। हालांकि बहुत छोटी नौकरी है, लेकिन सोचे नहीं थे सर्विस पा जाएंगे। लेकिन मिला, थोड़ा बहुत मिला, कुछ पेट पर्दा तो चल ही रहा है। कई सारे मित्र हमारे अच्छे अच्छे जगह पे भी हैं। बीएड का मेरा बैच तो समझ लीजिए कि फुल सेटल है, एमए का भी काफ़ी ज़्यादा सेटल है। बेसिक में भी 5-7 लोग हैं साथ के जो है, मतलब जो कहीं न कहीं छोटी मोटी आर्मी पुलिस सिपाही ये सब हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि रास्ता कैसे बनेगा, तो रास्ता बन जाएगा। बस एक बार आप बच्चे को मोटिवेट करिए। तनाव तूफान का जो उम्र है, 6 से 14 साल की जो उम्र है, 14 के बाद की जो 14 से 18 साल की जो उम्र है, उसको आप संभालिए। तनाव तूफान का काल है। बच्चा, आप कुछ कहेंगे, बच्चा विरोध करेगा, बगावत कर देगा। उसको समझिए, उसकी काउंसलिंग करिए। एजुकेशन के महत्व में वो अवयस्कता में जीता है, वो फॉल्स मैच्योरिटी में जीता है। उसको लगता है कि मैं मैच्योर हूँ और मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। लेकिन आप मना करेंगे तो आपसे लड़ जाएगा, विरोध कर बैठेगा। लेकिन सुबह ही उसका दिमाग चलेगा तो जिसके लिए आपसे लड़ रहा था उसका दिमाग बदल जाएगा। ये दशा है बच्चा, खास करके किशोरावस्था की। तो इसमें संभालिए, इसमें काउंसलिंग करिए। बहुत से लोग जो है महंगे स्कूलों के लिए भगते हैं। महंगे स्कूलों के लिए क्यों भगते हैं आप प्राइमरी एजुकेशन में ही आप अपने खर्चे से ज़्यादा प्राइवेट विद्यालयों में आप अपने बच्चे को कर देंगे तो आप समझिए कैसे जो है कि जो है आगे सरवाइव कैसे करेंगे, कैसे आप गाइड दे पाएंगे। तो कम से कम 8 तक कोई मारा मारी नहीं, कोई बहुत नहीं, ये नहीं, कोई उस पर चक्कर में जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से पढ़ाइए। 8 तक का कोई उस तरह का पढ़ाई नहीं होता है। 5 तक का तो कम से कम कुछ जोड़ना घटाना और भाषा शिक्षण ये सब हो जाए। असली मशक्क़त होती है इंटर वाली, जो तनाव तूफान का काल है, इंटर तक की, 9 से 12 तक की, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और 12 के बाद तो फिर वोकेशनल और कई सारी व्यवस्थाएं हैं जहां बच्चा जो उसकी रुचि हो, अभिरुचि हो, उसके अनुसार वो रास्ता चुन लेगा, उसमें समस्या नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, मैं कैसे पढ़ा लूँगा, कैसे मेरा बच्चा पढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जान रहे हैं कि जो मेरिट है ये एक हवा होती है, मेरिट जैसी कुछ चीज़ नहीं होती है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मेरिट बनती बिगड़ती रहती है। लगभग बच्चे समान होते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है कि 1000 में कोई एक हो, लगभग औसत बुद्धि के होते हैं। बस ये है कि उनको वांछित अभिप्रेरणा दी जाए, मोटिवेशन किया जाए तो वो शिक्षण की ओर वो रुचि लेने लगेंगे। रुचि बच्चे धीरे धीरे लेने लगेंगे। रेगुलरिटी किया जाए, मोबाइल फ़ोन से बच्चों से दूर रखा जाए, खुद भी दूर। हालांकि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा करके जो है
बेहतर किया जा सकता है, एक माहौल क्रिएट किया जाए। और मैं बोला कि जो है आप ऑफिस जैसे जाते हैं, तैयार होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए सुबह शाम कभी कुछ होमवर्क करा दीजिए, या फिर उनके पन्ने ही पलट लीजिए, मास्टर की साइन देख लीजिए, या कुछ 2-4 बात ऐसे ही पूछ लीजिए। तो धीरे धीरे बच्चे को लगता है कि ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, ये तो चेक कर रहे हैं, पापा देख रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इन समस्याओं के बीच में आपको जगह मिल जाएगा, आपका बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा, पढ़ने में ठीक रहेगा। नवोदय विद्यालय हैं, उसमें आपका बच्चा जा सकता है कंपटीशन निकाल के। आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं जहाँ पे रहना खाना फ्री है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहाँ पे आपकी बच्ची पढ़ सकती है। और यदि आपको प्राइवेट में ही पढ़ाना है, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो सामाजिक रूप से संपन्न नहीं है, रिजर्वेशन कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। आरटी एक्ट में ये प्रावधान है कि 25% सीटों को जो है प्राइवेट कॉलेज के भी सीट जो है उसमें रिजर्व रखे जाएंगे। उसमें आरटी एक्ट के तहत जो है पिछड़े बच्चे, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े और 2 लाख से कम जिनकी इनकम है, उनका एडमिशन होगा। इसके लिए पास के नज़दीक के जो है नज़दीक के विद्यालय में बीएसए ऑफिस के माध्यम से आवेदन करना होता है, और उसके बाद एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत बच्चों का एडमिशन हो जाता है। और उसके बाद जो है एडमिशन होने के बाद जो भी खर्चा रहता है, कुछ किताब कापी के लिए भी पैसा मिलता है, और जो फीस वगैरह रहती है उसके चिंतन से आप मुक्त हो सकते हैं। उम्मीद है टाइम तो बहुत खिंच गया, मैं तो इतना सोचा ही नहीं था, मैं जल्दी में ही था और मैंने शॉर्ट में ही बात रखने की कोशिश की, फिर भी काफ़ी लंबा वीडियो होगा। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, ज़रूर आप मुझे प्रोत्साहित करिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार पुनः नमस्ते, शुक्रिया।